जी हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित 2022 की सामाजिक विज्ञान के बोर्ड प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर के रूप में हम आज कुछ प्रश्नों का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं वो बहुत ही मस्त हैं। इस प्रकार आपके रोजाना इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको हर दिन मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आपको बता दूं कि ये जो 10 प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको बोर्ड की सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंदर अवश्य दिखेंगे। तो रोजाना आप इन 10 प्रश्नों का टेस्ट दें, अपनी कॉपी के अंदर लिखें और फिर वापस जांच करें कि मैंने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। और अंतिम समय में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं कि सर मैंने 10 में से इतने सवाल है वो सही किए हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आपके समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने जो प्रश्न बनाया है वो मैं आपको बता दूं, इस साल के 2022 के पैटर्न के आधार पर ही बनाया है और सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और मैं सब हमेशा 10 क्वेश्चंस आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आऊँगा परीक्षा तक, जी, जो कि आपके पूरे पैटर्न पर आधारित होगा और पूरे प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। 18 क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के आएंगे जो आपको मैं बता दूं इसी में से ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने बांध जो बनाए गए हर नदियों पर उस बांधों को बनाए हुए एक ऐसा भी बांध है जिसको चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। वो आप कमेंट करके बताइए कि किस आदमी ने, किस भारतीय, किस महान नेता ने किस बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो साथियों पहले इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का आंसर महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विद्यार्थियों अक्सर ध्यान रखना, कुछ साल पहले इस प्रश्न का उत्तर हुआ करता था चेरापूंजी। देखिए साथियों, मेघालय के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम। मासिनराम है जो मेघालय के अंदर है, जिसको मेघों का घर कहा जाता है, वही विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मासिनराम। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रमुख रबी की फसल है? साथियों ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि आपको जरूर मिलेगा कहाँ, यानी कि बोर्ड की परीक्षा के अंदर, कि विश्व में निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जो रबी की है या खरीफ की है। मैंने जो रबी लिखा है हो सकता है वहाँ पर खरीफ की भी पूछ ले। तो साथियों इस प्रकार से रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की जो भारतीय फसलें हैं, यहाँ संसार की जो मौसम विभाग के अनुसार जो फसलें बांटी गई है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 100% गारंटी है ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। बाजरा, चावल, मक्का, गेहूँ। देखिए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूँ। क्या होगा? गेहूँ। मक्का है, बाजरा है, ये चावल है, ये तीनों किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की। तो आपको इसमें उत्तर किसका देना है? रबी की फसल का देना है। तो रबी की फसल है गेहूँ। गेहूँ एक शीत कटिबंधीय पौधा है जो शीत ऋतु के अंदर बोया जाता है और इसलिए इस फसल को रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त किस्म का लोहा है। सर्वाधिक उपयुक्त किस्म का लोहा है, मैंने यह लोहे के 4 अयस्क दे रखे हैं, इसमें से आपको वो लोहा बताना है जो सर्वाधिक उच्च कोटि का लोहा है। साथियों भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और सीडेराइट 4 में से 3 प्रकार के लोहा पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, लेकिन
सबसे उपयुक्त किस्म का लोहा है वो है मैग्नेटाइट, जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं और इसमें लोहे की मात्रा है वो लोहांश की जो मात्रा है वो लगभग 90% से ऊपर होती है। और नंबर 2 पर जो हेमेटाइट होता है जिसमें 70% के आसपास है जो लोहा अंश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? देखिए साथियों, ये विश्व हिस्ट्री से संबंधित है और इसका जो सही आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठा क्वेश्चन है, देखिए गांधी जी से है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? देखिए साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। कब चलाया? सन 1920 से 22 के बीच में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? 1920, 21, 22 में असहयोग आंदोलन। और खिलाफत ये भी गांधी जी ने चलाया था 1919 के अंदर, खिलाफत भी गांधी जी ने चलाया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये भी किसने चलाया? गांधी जी ने। और बारदोली आंदोलन ये गांधी जी द्वारा चलाया हुआ आंदोलन नहीं है, बारदोली आंदोलन जो है वो चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 7वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर देख लो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बारदोली आंदोलन, ये नहीं था। 7वां क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों, 1929 को रावी नदी के किनारे एक आंदोलन लाहौर में हुआ था, अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता किस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी दिन कांग्रेस ने प्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो ये आंदोलन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। 8वां जो क्वेश्चन है, भारत में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कितने भागों में किया गया है? साथियों, भारत में केंद्र व राज्य के मध्य संविधान द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 में 3, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 6। तो विद्यार्थियों, भारत में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा सूचियों के माध्यम से किया गया है, और वो सूचियां हैं 3। कितनी है? 3। एक तो है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, और राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडलों को है, और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, जिसमें अलग अलग दे रखा है। और जब भी इन दोनों केंद्र व राज्य के मध्य एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सर्वाधिक जो कानून बनाए गए माने हैं वो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के मान्य होते हैं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 जो 249 अनुच्छेद है वो यही कहता है कि कुछ विषयों के अंतर्गत केंद्र है वो राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी कानून बना सकता है। लेकिन संघ व राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची के अंदर 3 प्रकार की सूचियां प्रदान की गई है जो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है। अगला जो क्वेश्चन है, नवा प्रश्न है, सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम भारत में संसद द्वारा पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ये प्रश्न मोस्ट है, आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। इसका सही आंसर है अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 के अंदर भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि किस प्रकार का क्षेत्र है? देखिए, आपको ये इकोनॉमिक्स से है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य, इस प्रकार से आदि जो ऐसे क्षेत्र, औद्योगिक ऐसे जो क्षेत्र हैं जिस पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो टिके हुए होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों और तृतीयक क्षेत्रों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं, जैसे उद्योग, मतलब उसको उपयोग योग्य बनाने वाले जो क्षेत्र हैं वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तृतीयक क्षेत्र वे होते हैं जो द्वितीयक क्षेत्र द्वारा बनाए गए जितने भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हैं। एक तो उपयोग योग्य बनाते हैं, ये उपभोग करवाते हैं। तो जैसे सेवा क्षेत्र है, चिकित्सा है,
उनमें सहायता भी प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र, चिकित्सा है, शिक्षा है, ऐसे सड़क है, यातायात है, परिवहन है। तो इस प्रकार के साधन जो क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा परीक्षा के अंदर आप ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इसको विशेष तौर से अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें अपशब्द वाले भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, रिक्त स्थान के प्रश्न बनने की भी संभावना रहेगी, और प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, कोई उदाहरण देकर बताइए, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसके कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है कृषि है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो जय हिंद, जय भारत। मुझे आशा है कि मैंने जो 10 क्वेश्चंस बताए हैं और इसके साथ में और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, वो आपको परीक्षा के अंदर सफलता दिलाने के अंदर सफल काबिल होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले संडे।